हमारे देश में 14 से 16 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हमारे ज़्यादातर इस्लामी देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से राजनीति की एक नई बिसात सामने बिछ रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, हमारे संबंध किस तरह से रहेंगे, हम और अरब देश। पिछले दिनों अमेरिका में जो कुछ हुआ उसका एक पहलू सभ्यताओं के संघर्ष के रूप में भी उभरकर सामने आ रहा है। बुश साहब का कहना है कि जो देश उनका साथ देने से कतराते हैं तो ये माना जाएगा कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। अब भारत ने तो अमेरिका को हर संभव सहायता देने का वायदा कर दिया है, जबकि अमेरिका का ट्रस्टेड एलाय बनने के बावजूद पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन और इस्लामियत की दुहाई देना नहीं छोड़ा है। तीसरी ओर अरब देश है, जो वैसे तो अमेरिका के साथ हैं, परंतु भारत के प्रति उनका रवैया कैसा होगा, यह भी गौरतलब है। यानी ये समझना है कि सारे अरब मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं और भारत के खिलाफ हैं तो ये गलत होगा। लेकिन ये भी सही है कि कुछ अरब देश हैं जिन्होंने उनकी पाकिस्तान की इस पॉलिसी की हिमायत तो नहीं की, लेकिन उसके खिलाफ भी नहीं कहा। If we react to an international development in a manner that advances our purpose, but there is some logic in it. Perhaps we have gone a little faster than might have been entirely desirable. हमने तो समर्थन जाहिर करने में जल्दबाजी दिखा दी, परंतु लगता है अमेरिका भी जल्दी में है, क्योंकि बिना पुख्ता तहकीकात के और बिना सबूत इकट्ठा किए उसने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान लगभग कर ही दिया है। अमेरिका तो अपना प्रतिशोध चाहता है, परंतु क्या इस कार्रवाई से कुछ आंच भारत पर भी आएगी? ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ होने वाला है। इसमें बहुत डेंजर्स हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में इसका असर क्या होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर हमारे लिए, क्योंकि ना केवल हमारे पुराने रिश्ते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, लेकिन हमारे अपने देश में भी मुसलमान हैं और ये लोग भी एलिनेट हो सकते हैं। एशिया में भारत की भू राजनीतिक और सामरिक स्थिति के साथ साथ एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ 15-16 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जबकि इस पूरे उपमहाद्वीपीय भूभाग में करीब 50 करोड़। तो बुश साहब के काउबॉय एटीट्यूड के चलते क्या खतरे हो सकते हैं? Where the risk lies is that if an operation, specifically a military operation against a civilian population, gets out of control, or if it seems to be targeted on the civilian population because the quarry is so elusive that to sort of pin him down is not possible without a great deal of collateral damage, then there can be a reaction. इस पे रिटेलिएशन किसी न किसी तरह होगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 5 साल में। जैसा कि ये WTC अटैक जो है वो भी एक रिटेलिएशन है पास्ट इनजस्टिसेस और अटैक्स के लिए। ऐसे में सभ्यताओं के संघर्ष के मुतालिक दरारें और चौड़ी हो जाएंगी, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अरब मुल्कों से हमारे रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन भारत ने इस बारे में अपना रवैया अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि समर्थन के बारे में हमारी नीति क्या है, हद क्या है। मसलन if they are going to ask for support in order to bomb Afghanistan, I think we would be ridiculous to support it. See, you can't, ये जो अफगान पीपल के अगेंस्ट हम ऑपरेशंस कभी कंडोन नहीं कर सकते। हमें अपने डिप्लोमेसी द्वारा ये भी रीअश्योर करना पड़ेगा उनको कि ये हमारे लिए एक जिहाद नहीं है मुसलमानों के विरुद्ध, ये टेररिज्म का स्ट्रगल है, जो उनका भी स्ट्रगल भी है, और हम सब लोगों को एक कोalition में इसको लड़ना पड़ेगा। खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी जहाजों को रीफ्यूलिंग की सुविधा देकर इराक से हमने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए थे। अब अमेरिका अपने युद्धपोत भूमध्य सागर में भेजकर जिस आतिशबाजी की तैयारी में है, उस पर अरब देशों की तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। लिहाजा भारत को इस मसले पर आम सहमति बनानी होगी और अरब देशों के साथ भी सलाह मशवरे करने होंगे और अपना रुख साफ करना होगा। 11 सितंबर को अमेरिका में हुए आत्मघाती हमलों से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, जाने तो गई ही। ये जंग, जिसे कहा जा रहा है कि 10 या 20 दिन की जंग नहीं है, बल्कि ये लगातार चलती रहेगी सालों साल, इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? रुपया अभी से लड़खड़ाने लगा है और करेंसीज ऊपर जाती हैं, लेकिन रुपया लड़खड़ा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से अमेरिका को $30 बिलियन का सीधा नुकसान हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स, जहां $90 बिलियन का व्यापार रोज होता है, 4 दिन बंद रहे।
कुल मिलाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है और यदि जंग शुरू होती है तो अमेरिका के साथ साथ एशिया के कई देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर तो ये कन्वेंशनल वॉर हो तब तो उसका कुछ अंदाज लगाया जा सकता है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कितना प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि जैसा कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका दूसरे देशों की अर्थस्थिति पे क्या असर होगा। If they get bogged down, like the Soviet Union got bogged down in Afghanistan, or United States got bogged down in Vietnam for 5, 10, 20 years, then the cost can be incalculable. फिलहाल तो इन हमलों का सीधा असर रुपए की कीमत पर पड़ा है, जो डॉलर के मुकाबले 48.5 तक पहुंच गई है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। Many economists, including the Commerce Ministry, took the view that the rupee was overvalued. Many East Asian currencies have gone below the rupee against the dollar. So there has been a view in this country that the rupee has been overvalued for some time and that the rupee should come down a little bit, maybe 48 to the dollar, 49 to a dollar. So I think this particular event has triggered that fall. It has actually helped the rupee arrive at a level that many people think is the correct level. जब रुपये की कीमत नीचे गिरती है तो क्योंकि इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाते हैं, तो अगर आप इंडियन प्रोड्यूसर हो और आप उसी चीज को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपकी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। तो एक तरह से इंडियन इंडस्ट्री को रुपये पे नीचे गिरने से ये फायदा उठता है कि उनको एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाती है और जो एक्सपोर्ट वाले हैं वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत के करीब 45 बिलियन डॉलर के सालाना निर्यात का 21% हिस्सा अमेरिका को जाता है। अनुमान है कि हमलों के बाद हमारे निर्यात पर मामूली असर पड़ेगा। दूसरी तरफ हमलों के दूसरे ही दिन अमेरिकी वित्तीय संस्थानों ने भारतीय स्टॉक मार्केट्स में लगे अपने पैसे में से 38 मिलियन डॉलर भुना लिए। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश अमेरिका से होता है, इसलिए वो भी प्रभावित हो सकता है। Even they have assured, FIIs have assured that their investments in India are long-term investments. So if not enough foreign investment comes into India, it's more because of our own policies. अगर ज़्यादा इन्वेस्टर्स बाहर नहीं आएंगे, अगर वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में ही लग गए तो संभव नहीं होगा कि जैसी आकांक्षाएं हम लोग करते हैं निवेश की, वो शायद नहीं हो पाएंगी। भारत का पर्यटन उद्योग भी इन हमलों से काफी प्रभावित हुआ है। देश के होटलों और एयरलाइंस की अमेरिका से होने वाली 90% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। अगर ये जंग लंबी चलती है और अरब देश इसमें शामिल होते हैं तो तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं और $1 प्रति बैरल तेल महंगा होने से भारत का 4000 करोड़ सालाना खर्च बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिका का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो शॉर्ट साइटेड पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ना करते पहले तो आज तालिबान ही ना होते वहां पर। तो अमेरिका जो कुछ कर रहा है, मैं उस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी के थ्रू वो जा सकते हैं। अगर वो इतना पाकिस्तानों के लिए इम्पोर्टेंट है तो आज है तो हमेशा रहेगा। शायद इसी के चलते बुधवार को राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए भारत को साफ तौर पर दुश्मन देश घोषित किया। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान हालात का फायदा उठाकर पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है। इसके मुतालिक अपनी जनता को उन्होंने इस्लामियत की भी दुहाई दे डाली। अमेरिका का प्रेशर उनके ऊपर इतना पड़ रहा है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ एक पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि आतंकवादी जो वहाँ मौजूद हैं या उनके पास जिनके कैंप्स हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। यानी पाकिस्तान एक खौफ पैदा करने की कोशिश में है कि इस्लाम खतरे में है। उसने अमेरिका से दिखावे के तौर पर तमाम बातें कही, परंतु ठोस कोई कदम नहीं उठाया और अपने समर्थन की कीमत भी मांग ली। इधर भारत खुले समर्थन का हाथ बढ़ा रहा है। ऐसे में अपनी भू राजनीतिक और सामरिक स्थिति के चलते भारत की आतंकवाद के खिलाफ शुरू होने वाली तथा कथित जंग में एक मोहरा बनकर तो नहीं रह जाएगा। There are terrorist groups stationed in Pakistan, Afghanistan region who hate United States, who want to get at United States, and therefore it is not as if after Osama bin Laden, the United States can walk out of this. They just can't do it, and therefore the United States are fully involved in eliminating terrorism completely. And therefore it is not as if they can say, oh, I have done my job and I am going away.
अगर WTC और पेंटागन पर हुए हमलों की क्षति की तुलना भारत में चल रहे कश्मीर के आतंकवाद से करें तो देखेंगे कि वहां आधिकारिक तौर पर 5-6 हजार लोगों के मरने की सूचना है, जबकि यहां करीब 75,000 जाने जा चुकी हैं। और जो युद्ध का माहौल बन रहा है उसमें कश्मीर की भी खासी अहमियत होगी। क्या इसके लिए कोई तैयारियां हमने की हैं या फिर अमेरिका का ही भरोसा है? उसामा बिन लादेन या तालिबान के साथ डील करने के लिए जो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं वो एक बास्केट में है। जम्मू एंड कश्मीर के इशू की उस बास्केट में नहीं आ सकते हैं, बिकॉज दैट इज एन इशू वो जो हमने डील करना है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका हमें इस जम्मू एंड कश्मीर की जो लड़ाई है या प्रॉक्सी वॉर है उसमें वो हमारी मदद करें, आई थिंक वी शुड नॉट बी सो एम्बिशियस। हम दैट इज आवर प्रॉब्लम, वी मस्ट लर्न टू डील विद इट। वो आप उनको छोड़ दीजिए, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन भारत जो है वो किस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों को मनवाता है, मैं इसको उनकी वीकनेस ही अपनी वीकनेस मानता हूँ कि जो चीज़ आप ना मनवा सके, मनवाने के हजारों तरीके होते हैं, दिखाने के हजारों तरीके होते हैं, अगर ना दिखा सके, ना मनवा सके तो आप में जरूर कोई कमजोरी है। ये शायद कमजोरी ही है कि आतंकवाद का खामियाजा हम भुगत रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इस तपिश से उबारने में अमेरिका हमारा साथ देगा। आखिर क्या वजह है कि जो हमारे साथ हुआ और आज तक हो रहा है उसके खिलाफ कोई सख्त कदम हमने नहीं उठाया, या फिर भारत सरकार को कहीं सॉफ्ट टारगेट बन जाने का डर तो नहीं? हमें एक सॉफ्ट टारगेट सिर्फ हम बना सकते हैं। इफ वी आर सॉफ्ट टारगेट इट इज बिकॉज वी हैव मेड आवरसेल्व्स सो। आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड। अगर फर्ज करो कि कल या परसों यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हो हमारे खिलाफ, विच वी आर क्वाइट क्लियर हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान और बाय पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट सिटिंग इन पाकिस्तान और पाकिस्तान, वी मस्ट टेक देम आउट।